हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभिषेक आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल कर्म योद्धा में हार्दिक स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपनी यूपी ट्रिपल एससी पैट 2023 की तैयारी बहुत ही जोर शोर से कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की 9th क्लास कर चुके हैं। आज हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास 10th है और हमने 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919 की बातें पढ़ी थी और उसके बाद हमने रोलेट एक्ट के बारे में पढ़ा था कि रोलेट एक्ट क्या था और कौन इसका अध्यक्ष था, कौन सी कमेटी बनाई जाती है, क्या सारी चीजें होती है, वो सारी चीजें हमने पढ़ी थी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हम 10 क्लास है और इससे पहले मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो अपलोड कर चुका हूं। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं संडे को भारत और उसके पड़ोसी देशों का जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है उस पे एक वीडियो लेके आऊंगा, लगभग 2 से 3 घंटे का। लेकिन मैं 2 घंटे का नहीं, लेकिन 1.5 घंटे का लेक्चर मैंने आप लोगों के लिए दिया है और उसे मैं अपलोड कर चुका हूं। तो फ्रेंड, शुरू करते हैं हम अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की। उससे पहले मैं आपको पिछली कुछ बातें बता देता हूं बेटा। जहां तक मतलब जो मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था, भारत सरकार अधिनियम 1919, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 की जो पहली बात थी उसमें लिखा हुआ था, जो पहली बात थी उसमें भारत सरकार अधिनियम 1919 में पहली बात कही गई थी कि जो केंद्र में होगा बेटा वो द्विसदनीय विधानमंडल होगा। जो केंद्र क्या होगा बेटा? द्विसदनीय विधानमंडल होगा। मतलब केंद्र 2 भागों में, जैसे कि आज के समय में केंद्रीय विधानसभा जो है राज्यसभा और लोकसभा में बटा है, वैसा ही उन्होंने कहा था कि केंद्र जो होगा वो 2 भागों में बटा होगा, द्विसदनीय विधानमंडल होगा। ठीक है। 144 और 60, 144 और 60, जिसमें 60 वाले में 24 क्या थी? नामित पहले से थी और 26 क्या थी? 36 क्या थी? चुनाव, जिसपे चुनाव होना था। और 144 में बेटा क्या था? 144 में 109 पे चुनाव और 35 पहले से ही क्या थी? नामित थी। ठीक है बेटा। और राज्यों में दैत्य शासन व्यवस्था होगी, मतलब राज्यों में दैत्य शासन व्यवस्था होगी। और दैत्य शासन व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है बेटा? लियोनेस कार्टियस को दैत्य शासन व्यवस्था का जनक माना जाता है। मतलब कि कुछ ऐसे बचे होंगे जो आरक्षित होंगे, रिजर्व होंगे, जिनको केवल वायसराय कर सकता है, ले सकता है, और कुछ हस्तांतरित विषय होंगे जैसे कृषि और शिक्षा, वो मंत्रियों द्वारा चेंज लिए जाएंगे। ठीक है। तीसरी बात ये थी कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद क्या होगा? एक आयोग का गठन किया जाएगा इसकी जांच के लिए। चौथा, महिलाओं को वोट का अधिकार दे दिया गया था। और 5वां, 1917 में क्रांतिकारी आंदोलनों के कारण जर्मनी, फ्रांस आदि की भूमिका, और इसके लिए सेडिसन कमेटी बनाई जाती है। और सेडिसन कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है बेटा? सिडनी रोलेट को बनाया जाता है। और सिडनी रोलेट क्या करती है? यह कमेटी 2018 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, रोलेट एक्ट, और इसे क्या नाम दिया जाता है? रोलेट एक्ट नाम दिया जाता है। और रोलेट एक्ट क्या होता है बेटा? 2019 में लागू हो जाता है। 18 मार्च 1919 को क्या हो जाता है? लागू हो जाता है। 18 मार्च 1919 में रोलेट एक्ट क्या हो जाता है बेटा? लागू हो जाता है। ठीक है। अब रोलेट एक्ट में क्या था बेटा कि क्रांतिकारी होने के मात्र शक के आधार पर, अगर आपके ऊपर ये शक है कि आप क्रांतिकारी हैं, तो क्रांतिकारी होने के मात्र शक के आधार पर आपको 2 वर्ष तक की कैद दी जा सकती थी। तो लोगों ने इसे क्या कहा? लोगों ने इसे अंधा कानून कहा। लोगों ने इसे कहा बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील वाला कानून। और इसी एवज में 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल होती है, क्योंकि लोग इसका जमकर विरोध करते हैं। ठीक है। अब बेटा आगे पढ़ते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। ओके, आ जाते हैं फ्रेंड्स। तो बेटा जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था? ठीक है बेटा, 13 अप्रैल 1919 का दिन, इस दिन को आप कभी नहीं भूल सकते। हर एक भारतीय को यह दिन याद होना चाहिए। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का वो दिन था। किसका दिन था बेटा? बैसाखी का दिन था। बैसाखी फेस्टिवल आप लोगों को पता है, बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। बैसाखी का दिन, ठीक,
तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिस हत्याकांड को कोई भी भारतीय कभी भूल नहीं सकता। ठीक है बेटा, यहां तक की बात आई थिंक आप लोगों को क्लियर है बेटा। क्या होता है 8 अप्रैल 1919 को क्या होता है बेटा, 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी क्या कर रहे थे बेटा, अमृतसर जा रहे थे। कहां जा रहे थे, अमृतसर जा रहे थे, और अमृतसर जाते हुए इन्हें क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार। बात समझ में आई बेटा कि 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी अमृतसर जाते हुए ही रास्ते में क्या हो जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं। ठीक है बेटा, 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में इस बात का बहुत जबरदस्त विरोध प्रदर्शन होता है। क्या होता है बेटा, विरोध प्रदर्शन, और इसको रोकने के लिए मार्शल लॉ लागू। मार्शल लॉ जो धारा 144 है बेटा आज के समय में, वही उस समय की क्या होती थी, मार्शल लॉ। तो मार्शल लॉ लागू। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, प्रशासन, सेना, कानून व्यवस्था, धारा 144। क्या आज के समय में जो धारा 144, समझ में आई बात, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बेटा आ जाते हैं 10 अप्रैल के बाद आ जाती है 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 का दिन जलियांवाला बाग अमृतसर। ठीक है बच्चों, अब बेटा क्या होता है, जनरल डायर, कौन बेटा, जनरल डायर, जिसको रेनिगेल डायर भी कहते हैं, इसका पूरा नाम क्या था, रेनिगेल डायर, बेटा 9 गोरखा बटालियन, 9 गोरखा बटालियन, 54 सिंधी बटालियन, 5 सिख बटालियन। इन सब के साथ क्या करता है बेटा, जलियांवाला बाग में घुसता है और गोलियां चलाने का आदेश दे देता है। क्या करता है बेटा, गोलियां चलाने का आदेश दे देता है बिना किसी चेतावनी के। देखो बेटा क्या होता है बेटा, जलियांवाला बाग हत्याकांड का विषय में समझते हैं। देखो बेटा जलियांवाला बाग हत्याकांड सिनेरियो क्या है बेटा, देखो 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी क्या कर रहे थे बेटा, अमृतसर जा रहे थे और रास्ते में उन्हें क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है,
10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में बहुत ही जबरदस्त विरोध प्रदर्शन होता है। तो क्या हो जाता है, मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है, प्रशासन, सेना, कानून व्यवस्था, जिसे आज के समय में धारा 144 कहते हैं। ठीक है बेटा। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन जलियांवाला बाग अमृतसर में रेनिगल डायर या जनरल डायर क्या करता है बेटा, 54 गोरखा बटालियन, 9 सिंधी बटालियन और 5 सिख बटालियन के साथ, 9 गोरखा बटालियन, 5 सिंधी बटालियन और 5 सिख बटालियन के साथ क्या करता है, अंदर घुसता है और बिना चेतावनी दिए गोलियां चलाने का आदेश दे देता है। ठीक है, समझ में आई बात? यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बेटा फिर वो खूनी होता है और इससे क्या होता है बेटा, इससे यही है क्या, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें बहुत से लोगों की हत्या हो जाती है। ठीक है, तो आई थिंक आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में चीजें समझ में आई होगी। बहुत ही दुखद घटना थी, बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता है जो जिन्होंने कुछ किया भी नहीं था, जिन्होंने कुछ किया भी। उस समय बेटा पंजाब का गवर्नर कौन था, तो माइकल ओ डायर। कौन था बेटा, माइकल ओ डायर। माइकल ओ डायर उस समय किसका, पंजाब का गवर्नर था। और इसी को सरदार उधम सिंह जी ने, इसी को सरदार उधम सिंह जी ने मारा। सरदार उधम सिंह जी ने जिसको मारा था वो यही क्या था, जनरल ओ डायर था। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आ रही है बेटा। अब बेटा क्या होता है, अब देखो इतना बड़ा हत्याकांड हुआ तो कोई ना कोई कमेटी बनेगी। तो बेटा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए 2 कमेटियां बनाई जाती है, एक अपनी कांग्रेस कमेटी बनाती है और एक अपनी अंग्रेज सरकार कमेटी बनाती है। तो जलियांवाला बाग हत्या कांड के लिए 2 कमेटी बनाई जाती है। क्या बेटा, 2 कमेटी बनाई बनाई गई। अब ये 2 कमेटी कौन सी थी बेटा, तो एक तो बनाते हैं अंग्रेज और एक कौन बनाता है बेटा, एक बनाती है कांग्रेस। अंग्रेज अपनी कमेटी बनाते हैं और एक अपनी कमेटी कौन बनाती है बेटा, कांग्रेस बनाती है। समझ में आ रही बात? अब अंग्रेज क्या बेटा, हंटर आयोग का गठन करते हैं। किसका, हंटर आयोग का गठन करते हैं। अंग्रेज किसका गठन करते हैं, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया है कि जलियांवाला बाग की जांच के लिए अंग्रेजों द्वारा बनाई गई कमेटी का नाम क्या था, तो क्या था, हंटर आयोग। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अंग्रेजों द्वारा बनाई गई कमेटी का नाम क्या था बेटा, तो क्या था, हंटर आयोग। यहां तक की चीजें क्लियर है? आई थिंक कि आप लोगों को यहां तक का में कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है बेटा। और कांग्रेस अपनी तहकीकात कमेटी बनाती है। कांग्रेस कौन सी कमेटी बनाती है, तहकीकात कमेटी। कांग्रेस किस कमेटी का गठन करती है, तहकीकात कमेटी का गठन करती है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस के द्वारा बनाई गई कमेटी का नाम क्या था, तो तहकीकात कमेटी थी। ठीक है बेटा। हंटर आयोग में बेटा 8 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 8 सदस्य, जिसमें 3 भारतीय थे। क्या थे, 3 भारतीय थे। तीनों भारतीयों का नाम भी सुन लीजिए, चिमनलाल सीतलवाड़, चिमनलाल सीतलवाड़,
ठीक है, जगत नारायण, और तीसरा बेटा साहिबजादा सुल्तान। ठीक है बेटा, जो तहकीकात कमेटी थी इसका अध्यक्ष बनाया जाता है मदन मोहन मालवीय जी को। किसको? मदन मोहन मालवीय जी इसके अध्यक्ष बनते हैं। कौन बेटा? मदन मोहन मालवीय जी। सदस्य कौन कौन से होते हैं? मोतीलाल नेहरू, उपल जयकर, मोहनदास करमचंद गांधी जी, अब्बास तैयब जी। और सीआर दास जी। ठीक है, यहां तक की चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो बेटा यहां तक आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, और यहीं पे एक बात लिख देता हूं, क्या होता है देखो, फिर से मैं आप लोगों को सारी चीजें समझाता हूं, तब मैं पकौड़ी खा लेता हूं। ठीक है भाई, बेटा यहां तक मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कैसे हुआ, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी अमृतसर जा रहे थे और अमृतसर जाते हुए रास्ते में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में बहुत ही जबरदस्त विरोध प्रदर्शन होता है, जिसको देखते हुए अंग्रेज सरकार क्या करती है बेटा? अंग्रेज सरकार मार्शल लॉ लागू कर देती है। प्रशासन, सेना शासन व्यवस्था, जिसी को कहते हैं आज के समय में धारा 144। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 का दिन वो दिन होता है बैसाखी का, जलियांवाला बाग अमृतसर। जनरल डायर मतलब रेनिगेड डायर क्या करता है बेटा? 9 गोरखा बटालियन, 54 सिंधी बटालियन और 5 सिख बटालियन के साथ जलियांवाला बाग में घुसता है और केवल एक ही तरफ से आने का रास्ता होता है और वो बिना चेतावनी देने अंधाधुंध फायरिंग करने का आदेश दे देता है। ठीक है, जिससे लाखों, बहुत से लोगों की मृत्यु होती है, हजारों लोग मरते हैं। उसी का क्या होता है फिर, उसी की जांच के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए 2 कमेटी बनती है। एक कमेटी अंग्रेज बनाते हैं जिसे हंटर आयोग का नाम दिया जाता है, और एक कमेटी कौन बनाते हैं? भारतीय बनाते हैं, भारतीय कांग्रेस बनाती है, जिसका नाम तहकीकात कमेटी दी जाती है। ठीक है, हंटर कमेटी, जो हंटर आयोग बनता है उसमें 8 सदस्य थे, जिसमें 3 भारत थे। कौन कौन? 3 भारतीय थे, चिमनलाल सीतलवार, जगत नारायण और साहिबजादा सुल्तान। ठीक है, और जो तहकीकात कमेटी थी उसका अध्यक्ष बनते हैं मदन मोहन मालवीय जी, और इसमें कौन कौन होते हैं? मोतीलाल नेहरू जी, मोहनदास करमचंद गांधी जी, अब्बास तैयब जी, उपल जयकर जी और सीआर दास जी। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आई। तो जब हंटर आयोग अपना रिपोर्ट तय करती है तो किसी को जिम्मेदारी नहीं, जब रेनिगेड डायर को क्या करती है? सीधे सीधे बचा लेती है। तो गांधी जी ने इसे कहा है, हंटर आयोग की रिपोर्ट को हंटर आयोग की रिपोर्ट को गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज पोथी का है। क्या?
मतलब ये बेटा कि हंटर आयोग ने जो भी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, गांधी जी ने कहा कि ये पन्ने दर पन्ने निर्लज पोथी है। मतलब हर एक पन्ने पे इतना झूठ लिखा है जिसको लिखते समय उन जो लोगों ने इसे लिखा, हंटर आयोग के जो सदस्य थे जिन्होंने जब रिपोर्ट बनाई, तो उन्हें कोई भी लज्जा नहीं आई, क्योंकि ये पूरी की पूरी रिपोर्ट झूठ से भरी हुई थी। ठीक है, तो गांधी जी ने हंटर आयोग की रिपोर्ट को क्या कहा? पन्ने दर पन्ने निर्लज पोथी का। ठीक है बेटा, आई थिंक कि आप लोगों को यहां तक की सारी बात क्लियर हो जाती है। ठीक है, इरेज कर देते हैं हम यहां को। इसी से बेटा क्षुब्ध हो जाते हैं कुछ लोग, मतलब कुछ लोगों को बहुत सारी उपाधियां मिली हुई थी, उससे बहुत ज्यादा घाव होता है भारतीयों के मन में, और उससे क्षुब्ध होकर बहुत से लोग अपनी बहुत सारी उपाधियों को क्या कर देते हैं? त्याग कर देते हैं। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी अपने गुरुदेव की उपाधि को क्या कर देते हैं? त्याग देते हैं। सॉरी, ठीक है, आ जाते बेटा। जलियांवाला बाग हत्याकांड से क्षुब्ध होकर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर अपनी नाइटहुड की उपाधि को, किसको बेटा? नाइटहुड की उपाधि को त्याग देते हैं। ठीक है बेटा, सर शंकर नायर जी ने कार्यकारी सदस्य छोड़ दी। क्या? सर शंकर नायर जी जो थे हमारे, वायसराय की कार्यकारी समिति को छोड़ दिया। ठीक है, तो अब हम गांधी जी के जीवन में पूरी तरीके से पहुंचने वाले हैं बेटा। कहां पहुंचने वाले हैं? गांधी जी के जीवन में। कहां पहुंचने वाले हैं फ्रेंड्स? गांधी जी के जीवन में पहुंचने वाले हैं। ठीक है, अब हम जो पढ़ेंगे वो सब हम गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। 9 जनवरी 1915 का समय है। इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। एसएस सफारी नामक जहाज से, एसएस सफारी से तो गए थे, एसएस अरेबिया नामक जहाज से, एसएस अरेबिया नामक जहाज से गांधी जी क्या करते हैं बेटा? सदैव के लिए भारत वापस लौट आते हैं। नौ जनवरी 1915 को एसएस सफारी नामक जहाज से, एसएस अरेबिया नामक जहाज से गांधी जी हमेशा के लिए भारत वापस लौट आते हैं। अब सबको पता है कि गांधी जी को भारत लाने का श्रेय सीएफए एंड्रिच
सीएफए एंड्रू और उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जीकेजी को दिया जाता है। तो गांधी जी को हमेशा के लिए भारत वापस लौटने के लिए मनाने का श्रेय सीएफए एंड्रू और गोपाल कृष्ण गोखले को दिया जाता है। ठीक है, अब गांधी जी जैसे ही आते हैं, सबसे पहले मई 1915 में कोचराब आश्रम की स्थापना करते हैं। किसकी बेटा? कोचराब आश्रम की स्थापना करते हैं। तो गांधी जी द्वारा भारत में सबसे पहला आश्रम जो स्थापित किया वो कौन था बेटा? कोचराब आश्रम था, गांधी जी का भारत में प्रथम आश्रम। समझ में आई बात? जो कहा था बेटा? अहमदाबाद में था। लेकिन बेटा बीमार हो जाते हैं गांधी जी थोड़ा, तो बीमारी के कारण क्या होता है बेटा? बीमारी के कारण साबरमती आश्रम में क्या हो जाते हैं बेटा? शिफ्ट हो जाते हैं। कौन से आश्रम में? साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आज। साबरमती आश्रम में समझ में आए बेटा? आप सबको पता होगा कि साबरमती आश्रम के लिए जो जमीन थी वो अंबालाल साराभाई, एक बहुत ही फेमस बिजनेसमैन थे। कौन? अंबालाल साराभाई द्वारा साबरमती आश्रम के लिए जो जमीन थी वो अंबालाल साराभाई द्वारा उपहार में जमीन दी गई थी। ठीक है, और बेटा अब क्या होता है बेटा? 4 फरवरी 1916 को 4 फरवरी 1916 को वाराणसी या कहे तो बनारस को बेचू का उद्घाटन समारोह होता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का उद्घाटन समारोह। क्या है? 4 फरवरी 1916 को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का क्या है बेटा? उद्घाटन समारोह है। आप सबको पता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन है? तो मदन मोहन मालवीय जी। अगर आपको पता हो कि बेचू के संस्थापक कौन है तो मदन मोहन ठीक है बेटा, यहां तक की चीजें आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी और आपको यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो 5 मिनट की क्लास और कर लेते हैं, फिर क्लास को एडप्ट करते हैं। ठीक है, यहां पे गांधी जी क्या करते हैं बेटा? पहली बार भारत में एक भाषण देते हैं। अगर आप लोगों से कहूं कि 1898 में सीएचएस सेंट्रल हिंदू स्कूल की भी स्थापना हुई थी, और इसकी स्थापना किसने की थी? तो बेटा एनी बेसेंट द्वारा। किसके द्वारा? एनी बेसेंट। ये एक विदेशी महिला थी लेकिन इनका भारत में बहुत ज्यादा योगदान था। एनी बेसेंट द्वारा की गई थी। ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी
ठीक है। इसमें बहुत से लोग शामिल होते हैं। जो क्या होता है, बनारस का जो बनारस विश्वविद्यालय बेचू, मतलब क्या बेचू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो उद्घाटन समारोह होता है उसमें बहुत से लोग शामिल होते हैं, जिसमें से एक थे प्रभु नारायण सिंह जी। कौन? प्रभु नारायण सिंह, रामेश्वर सिंह, नवाब उस्मान, मतलब कुछ फेमस लोग जो भारत के होते हैं वो सब क्या होते हैं, उस समय के शामिल होते हैं। ठीक है। आम आदमी, आम आदमी, किसान मजदूर। अब बेटा गांधी जी यहां पे एक भाषण देते हैं और किसान मजदूरों की पहली बार भारत में गांधी जी बात करते हैं। क्या? किसान मजदूरों की, किसान मजदूरों की पहली बार गांधी जी मतलब कि भारत में पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो किसान और मजदूरों के बारे में क्या करता है बेटा, बात करता है। किसान और मजदूरों की पहली बार गांधी जी द्वारा भारत में बात की गई। ठीक है बेटा। फिर आता है समय दिसंबर 1916 का, और गांधी जी कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में क्या करते हैं, गांधी जी कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में हिस्सा लेते हैं। ठीक है बेटा। अब यहां पे क्या होती है बेटा, गांधी जी द्वारा समझा गया, गांधी जी द्वारा ये चीजें समझी जाती है कि कांग्रेस है क्या, कांग्रेस किस चीज पे कार्य कर रही है और कांग्रेस के अधिवेशन में क्या चीजें होती हैं। और यहीं पे गांधी जी की क्या हो जाती है, जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात हो जाती है। किससे? जवाहरलाल नेहरू जी से मुलाकात होती है। क्या होती है? जवाहरलाल नेहरू जी से मुलाकात। बात समझ में आ रही है? अब बेटा चंपारण के किसान एक होते हैं, क्या होते हैं बेटा, यहीं पर एक लोगों से मुलाकात होती है। चंपारण का एक किसान होते हैं। चंपारण की कौन बेटा? चंपारण के किसान कौन? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को किसानों की मदद के लिए आमंत्रित किया। चलो अब समझ लेते हैं, फिर उसके बारे में बाद में बात करते हैं। ठीक है बेटा। अब आप लोगों को पता है 9 जनवरी 1915 का दिन है। एसएस अरेबिया जहाज से गांधी जी हमेशा के लिए भारत वापस लौट आते हैं और उन्हें भारत लाने के लिए मनाने का श्रेय जाता है सीएफए एंड्रू और गोपाल कृष्ण गोखले जी को। अब गांधी जी जैसे ही आते हैं मई 1915 में कोचराब आश्रम की स्थापना करते हैं और वहीं पे रहते हैं। लेकिन क्या होता है बेटा, कोचराब आश्रम कहां पे था बेटा? अहमदाबाद में था।
अब लेकिन बेटा क्या होता है, गांधी जी की तबीयत खराब होने के कारण गांधी जी साबरमती आश्रम में शिफ्ट हो जाते हैं। साबरमती आश्रम को के लिए जो जमीन थी वो अंबालाल साराभाई ने दी थी। ठीक है बेटा। अब होती है 4 फरवरी 1916 का दिन। 4 फरवरी 1916 को क्या होता है बेटा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मतलब बनारस हिंदू विश्व यूनिवर्सिटी की क्या होती है, स्थापना होती है, जिसके संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय जी। वहां पर एक सभा का आयोजन किया जाता है। उस सभा में कुछ लोग आए हुए थे, रामनारायण सिंह जी और ऐसे ही कुछ लोग जो फेमस थे, प्रभु नारायण सिंह जी और रामेश्वर सिंह, नवाब उस्मान, ये लोग आए हुए थे और गांधी जी को वहां पे भाषण देना था। तो गांधी जी पहली बार भारत में कोई ऐसा व्यक्ति पहली बार होता है जो किसान मजदूरों की बात करता है, और वहीं पे रामेश्वर शुक्ल जी होते हैं और रामेश्वर शुक्ल जी गांधी जी की बातों से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। ठीक है। तो रामेश्वर शुक्ल जी उनकी बातों से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं और ये सोचते हैं कि किसानों के लिए ये व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। ठीक है। फिर 1916 का कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है और गांधी जी उसमें शामिल होते हैं और गांधी जी समझते हैं कि कांग्रेस क्या है, कांग्रेस करती क्या है और कैसे ये अधिवेशन होते हैं, अधिवेशन में क्या क्या चीजें होती है। वहीं पे गांधी जी की किससे, जवाहरलाल नेहरू जी से मुलाकात होती है और वहीं पर राम कुमार शुक्ल जी चंपारण की किसानों की मदद के लिए, क्योंकि बेटा वहां उस समय क्या था, जो चंपारण था वहां पे अंग्रेजों की 3 कठिया व्यवस्था चलती थी, मतलब 1/3 हिस्से पर किसका, अंग्रेज का, नील की खेती। आप केवल और केवल नील की खेती करेंगे और 1/3 हिस्से पर अंग्रेजों का अधिकार होगा। ठीक है। वो मैं आप लोगों को चंपारण किसान आंदोलन में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी समझ लो कि 3 कठिया व्यवस्था के विरुद्ध जो क्या था, तो किसान बहुत परेशान थे, किसान बहुत ही परेशान थे। तो रामेश्वर शुक्ल जी थे, वो किसानों की मदद के लिए गांधी जी को आमंत्रित करते हैं और गांधी जी क्या होता है, धीमे धीमे करते सुनते क्या हो जाता है, चंपारण जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और किसानों की मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बेटा आज के लिए यहीं पर रखते हैं, कल पढ़ेंगे चंपारण सत्याग्रह या चंपारण सत्याग्रह आंदोलन या चंपारण किसान आंदोलन, गांधी जी का पहला आंदोलन जो भारत में था, वो पढ़ेंगे। तो फिर बेटा देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और देखते रहिए कर्म योद्धा को। अपनी नॉलेज को बूस्ट करिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स, अपने फैमिली की, अपने भाई की, अपनी बहन की, हर एक व्यक्ति तक इससे शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोग इसे देख सके और इस फ्री ऑफ वेस्ट कंटेंट का फायदा उठा सके। तो फिर से आपको उसी कोट के साथ छोड़ जाता हूं, हो गई है पीर परवस्ती पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सीरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, लगी हो आग कहीं भी आग लगनी चाहिए। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।